हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आज फिर से हम अपने लेक्चर में कंटिन्यू होते हैं क्योंकि 2-4 दिन मैं इस टॉपिक में नहीं पढ़ा रहा था। थोड़ा सा बच्चों ने बोला कि सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में थोड़ा बता दीजिए, तो 2 लेक्चर मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बता दिए थे, बोरबरी और इसके आप-बाव के नियम के अनुसार। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू अपने विलियन सॉल्यूशन पर आते हैं। विलियन जो चैप्टर हमारा इंटर 12th केमिस्ट्री का विलियन सॉल्यूशन है, तो उसमें हम फिर से वापस आ रहे हैं और हमारा एक टॉपिक बचा था परासरण दाब के नियम। मैंने परासरण आपको बताया था, है ना, कि क्या होता है परासरण? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जब कण या विलायक के कण जाते हैं तो ये ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है ना। तो परासरण के नियम हैं कुछ। ये नियम दिया था वॉन हॉफ ने दिया था। क्या कहा था उन्होंने ये देखा कि जो हमारे तन विलयन में विलेय के कण थे, तन विलयन में विलेय के कणों का जो व्यवहार था वो गैस के कणों के व्यवहार के समान था। तो इस वजह से उन्होंने कुछ नियम दिए। ठीक है, आज उन्हीं नियमों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला जो हमारा पहला नियम है क्या है हमारा? जैसे पहला नियम है हमारा क्या है? बॉयल-वांट नियम। क्या है? बॉयल-वांट नियम। पहला हमारा नियम है क्या है? बॉयल-वांट नियम। बॉयल-वांट नियम। देखो, हम लोग गैसों के लिए भी ये पढ़ चुके हैं, यहाँ हम लोग विलयन के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, सेम वही जब व्यवहार कणों का जो व्यवहार है समान होता है तो आज हम उसके लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज पहले इसको क्या है एक डिफिनीशन के हिसाब समझते हैं, फिर इसकी याद करने की मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। क्या है कि जो बॉयल-वांट नियम है क्या है? स्थिर ताप पर, हमारा ताप क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब, किसी विलयन का परासरण दाब इसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। किसकी? विलयन की। ठीक है, परासरण दाब क्या होता है? इसकी सांद्रता के, या उसकी कर लें, उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, ये नियम दिया था बॉयल-वांट नियम कहलाता है ना। मतलब क्या हुआ कि हमारी क्या है? ताप हमारा स्थिर होना चाहिए। परासरण को आपको पता है P से डिनोट करते हैं, है ना। परासरण दाब को कहे से? P से, और सांद्रता को आपको C से, समानुपाती आप जानते हैं। तो ये हमारा बन गया क्या? नियम। क्या बन गया? क्या कहा? स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। अब ये हमको दिमाग में बसाना है कि इसके एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। 3 चीजें आपको याद रखना है। ताप क्या है? ताप स्थिर ताप जब होगा T कर लेना है। ठीक है, और एक चीज है क्या? परासरण दाब, इसको P, और सांद्रता इसको क्या? C से। ये 3 चीजें आपको शॉर्ट ट्रिक के लिए यूज करना है। इसको दिमाग में आपको बताना है क्या? शॉर्ट ट्रिक ये दिमाग में रख लेना। शॉर्ट ट्रिक TPC इसके लिए। T का मतलब ताप, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके सांद्रता के समानुपाती होता है।
स्थिर ताप, जब टी इसी वजह से मैंने बाहर कर दिया, स्थिर ताप परासरण दाब के समानुपात, सांद्रता के समानुपाती होता है। देखो, स्थिर ताप किसी विलयन के परासरण दाब की उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। ये टीपीसी याद रख लेना, ताप, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेट, सांद्रता। ठीक है। दूसरा नियम इसी प्रकार है हमारा। दूसरा नियम क्या है हमारा? दूसरा नियम है चार्ल्स वान हॉफ नियम। क्या है? चार्ल्स वान हॉफ नियम। ये क्या है? अब इसकी शॉर्ट ट्रिक जस्ट उल्टा, शॉर्ट ट्रिक इसको कर लेते हैं CPT, सॉरी, हाँ सही है। क्या कर लेंगे? CPT। क्या कर लेंगे? CPT। देखो जस्ट उल्टा। अब CPT हम क्या बना सकते हैं? देखो, अब कॉन्सेंट्रेशन जो यहाँ पे सांद्रता है वो स्थिर रखना है, तो क्या हो जाएगी हमारी परिभाषा? स्थिर सांद्रता या निश्चित सांद्रता पर कर लेते हैं, निश्चित सांद्रता, है ना। निश्चित सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप केल्विन से प्रदर्शित करते, परम ताप के समानुपाती होता है। याद रखेंगे, नोट ये दिमाग में जरूर रखेंगे, परम ताप। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सांद्रता यानी कि जो हमारी परासरण दाब है किसके? टी के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टी के, यानी कि परम ताप के। यहाँ पर जान लेंगे, यहाँ P बराबर परासरण दाब है और C बराबर सांद्रता। यहाँ पर P बराबर परासरण दाब है और T बराबर परम ताप। ये याद रखेंगे। ठीक है। T काहे में होता है भाई? ताप है, वो भी कैसा? परम ताप, केल्विन में जो किया जाता है। तो ये हमारे दो नियम हो गए, बायल वान हॉफ नियम और चार्ल्स वान हॉफ नियम। ये दो नियम हो गए। एक तीसरा भी नियम है, उसको बताते हैं। गर्मी बहुत है भाई। देखो तीसरा नियम क्या है? ये दिया गया था विलयन के लिए सामान्य समीकरण। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम ये है विलयन के लिए सामान्य समीकरण, यानी कि विलयन के लिए हम सामान्य समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे, वो नियम दिया गया था। ठीक है। सामान्य समीकरण, चलिए देखते हैं विलयन के लिए सामान्य समीकरण क्या है। हम विलयन के लिए सामान्य जो समीकरण इन दोनों से निकालेंगे। ठीक है। जो ये हमारे हैं इन दोनों से निकालेंगे विलयन के लिए सामान्य समीकरण। ठीक है। क्या है सामान्य समीकरण? कि यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा भाई सामान्य समीकरण में? अगर हम ये दोनों नियमों से ले लें, ठीक है, दोनों नियमों से ले लें, उपरोक्त दोनों नियमों से लिख लें, उपरोक्त दोनों नियमों से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर?
देखेंगे। यहाँ भी सांता किसके समानुपाती है, जो सांता है परासरण दाब किसके समानुपाती है, कॉन्सेंट्रेट के। यहाँ पर क्या है, परासरण किसके समानुपाती है, परमताप के। तो इसको हम कुछ ऐसे प्रकार से लिख लेते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही, तो यहाँ पे हम Ct लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, Ct लिख सकते हैं। अगर हमको इसका ये प्रोपोर्शनल हटाना है तो हम क्या कर देंगे, P बराबर क्या लिख सकते हैं, RCT। R यहाँ पे क्या है, हमारा नियतांक है। क्या है, विलयन का स्थिरांक या नियतांक है। ठीक है। यहाँ पे C पता है ना आपको, क्या है, कॉन्सेंट्रेट, सांद्रता। और सांद्रता बराबर क्या हो सकती है, यहाँ पे हम भाई मोलरता से संबंधित करेंगे। किससे संबंधित करेंगे, मोलरता से। मोलरता बराबर क्या होता है भाई, आप लोगों को पता है कि मोलों की संख्या बटे आयतन, ये वाला आपको पता है ना। तो चलते हैं, तो मोलरता निकालते हैं। यहाँ पे मोलरता अगर रखें यहाँ पे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, P बराबर RN/V लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, N अपॉन क्या लिख सकता हूँ, C की जगह क्या लिख सकता हूँ, N/V। या इसको अगर मैं इधर भेज दूँ, इसको मैं इधर भेज दूँ तो क्या आ जाएगा, PV इक्वल टू nRT। ये हमारा समीकरण हो गया। PV बराबर क्या हो गया, nRT। जहां पर क्या है, जहां क्या है भाई, n बराबर हमारा क्या, मोलों की संख्या है। n बराबर मोलों की संख्या, ठीक है। V बराबर आयतन है ना। R बराबर क्या है, R बराबर है विलयन का स्थिरांक, विलयन का स्थिरांक, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, R का मान सदैव हमारा कितना होता है, 0.082। R बराबर हमेशा याद रखिएगा यही होता है 0.082 1 लीटर एटीएम प्रति मोल परमताप। ये इसका मान होता है, ये दिमाग में रखिएगा, सभी के लिए समान होता है, इसका मान बदलता नहीं है। 0.0821 लीटर एटीएम प्रति मोल प्रति केल्विन ताप, ये इसका हमारा क्या होता है, मान। ठीक है। देखो हमने कैसे प्राप्त किया, ये हमने देखो हमने क्या, बॉयल वन थर्म नियम क्या है हमारा, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। तो जो हमारी परासरण दाब है किसके समानुपाती है, सांद्रता के। यहाँ परासरण दाब किसके समानुपाती है, हमारे परम ताप के। अब इन दोनों समीकरणों से मैंने योग कर लिया, या दोनों समीकरणों को ले लिया यहाँ पे। तो आपको पता ही है दोनों के समानुपाती है, तो हम इनको आपस में क्या कर लिए भाई, मल्टीप्लाई में रख लिए। तो P समानुपाती क्या हो गई, सांद्रता प्लस परमताप। हमने पता है कि हमें ये इस जगह से हटा देना, इसको सब क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल को। तो हमारा नियतांक R आ गया, किसके लिए, विलयन का स्थिरांक कहते हैं। हम कॉन्सेंट्रेशन को किस में चेंज कर लिए, मोलरता। मोलरता क्या होती है भाई, मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। तो यहाँ पे मोलों की संख्या हो गई हमारी N, और N अपॉन क्या हो गया, V। ठीक है। तो आयतन जो है हमारी यहाँ पे आ गई, तो आयतन को क्या किया हमने, इधर के भेज दिया। तो PV बराबर nRT, ये हमारा विलयनों के लिए सामान्य समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे कुछ और बताते हैं। चलिए इतना करते साफ। ठीक है, इसी के ऊपर का थोड़ा सा और देख लेते हैं, नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट डाल के लिख लेंगे, क्या डाल लेंगे, नोट। जैसे इसको और हम चेंजमेंट कर सकते हैं, इसी जो हमारा
फार्मूला निकला है, ये जो फार्मूला निकला है ये वाला, इसको और चेंजमेंट कर सकते हैं, यानी पी वी बराबर एन आर टी को हम और भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं, पाई वी बराबर एन आर टी। यहाँ पाई हमारा, पाई और पी बराबर क्या होता है, परासरण ही होता है। क्या होता है, परासरण दाब। चाहे हम पाई लिख दें और चाहे पी लिख दें, दोनों का मान एक ही होता है। ठीक है, तो इसके बराबर क्या हम इसको कर सकते हैं, ये दिमाग में रखना है। ठीक, इसको और हम क्या कर सकते हैं, इसको और हम क्या कर सकते हैं, आपको पता ही है, ये वाला फार्मूला चेंज हो ही चुका है ना। अगर इसको हम और तोड़ें, n को और तोड़ें, तो n को तोड़ेंगे तो भाई मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या होता है, पदार्थ का भार बटे अणुभार। तो पदार्थ का भार यानी कि वेट अपॉन अणुभार इनटू RT, है ना, ये भी निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला हमारा बन जाएगा, जहाँ हमारा क्या है, जहाँ W बराबर विलेय का भार है, विलेय का भार, और m बराबर क्या है, m बराबर है विलेय का अणुभार। m बराबर क्या है, विलेय का अणुभार। ये तो पता ही है, मोल बराबर मोल की आपको पता ही है। n बराबर क्या है, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या निकाली कैसे जाती है आप लोगों को पता है। ठीक है भाई, इन्हीं में से कोई भी हमारा ये जो है फार्मूले, इनमें से कोई भी क्वेश्चन में पुट हो सकता है। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों को परासरण के। ठीक है, हो सकता है भाई वहाँ पे मोल दे दे, हो सकता है ग्राम में दे दे, तो आप लोगों को ये चेंजमेंट करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए एक विलियन और आता है भाई, एक विलियन से और रिलेटेड हो जाते हैं, ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा यहाँ पे, सीधा पॉइंट पे आते हैं। एक आता है भाई समपरासरी विलियन। समपरासरी विलियन का मतलब है जिसमें हमारा जो परासरण दाब है, दोनों विलियनों का जो परासरण दाब होता है वो क्या हो, बराबर हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बताते हैं। चलिए साफ करते हैं। परासरण से ये भी रिलेटेड होते हैं, तो दिमाग में इनको भी रखना है। जो परासरण के महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, ठीक है, जैसे हमारा एक है, क्या है, समपरासरी, परासरण से ही रिलेटेड है, समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन, इसमें क्या होता है, समपरासरी विलयन ये क्या होता है, जिन दो विलयनों का परासरण दाब बराबर होता है, समपरासरी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि दो विलयनों का परासरण दाब क्या हो, बराबर हो। दोनों विलयनों का परासरण दाब क्या हो, बराबर हो। जैसे मान लेते हैं कोई विलयन परासरण दाब यानी कि मान लेते हैं जैसे पाई है, पाई 1 बराबर क्या हो जाए, पाई 2। पाई 1 बराबर क्या हो जाएगा, पाई 2। आपको पता है कि भाई पाई 1 क्या है, परासरण दाब है पहले विलयन के लिए, और पाई 2 क्या हमारा परासरण दाब है
दूसरे विलयन के लिए। अभी आपने जस्ट इसके पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने कि P बराबर CRT, ये आपने पढ़ा था, या RCT पढ़ा था, RCT, बात वही, हम चाहे इधर कर दे चाहे उधर कर दे, ये आपने पढ़ा था। अगर मैं पहले विलयन की लिए बात करूं, अगर मैं पहले विलयन के लिए बात करूं तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, सांता R और T तो वही रहेंगे, तो C1 इक्वल टू RT, और इधर क्या हो जाएगा C2 इक्वल टू RT। अब RT RT कैंसिल हो गया, तुम्हारा क्या बचा, C1 अपॉन C1 इक्वल टू भाई C2, ये भी हो गया है ना। ये भी एक, जब दोनों के विलयन की सांता बराबर हो, यहाँ पे दोनों विलयन के परासरण दाब बराबर हो, यहाँ से इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम और क्या लिख सकते हैं भाई, N1 अपॉन V1 भी लिख सकते हैं, N1 अपॉन V1 भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, N2 अपॉन V2। अभी जस्ट इसके पहले मैंने बताया था ना, कॉन्सेंट्रेट इक्वल टू N अपॉन V, ये बताया था ना, मोलों की संख्या बटे आयतन। इसको और क्या लिख सकते हैं आप, इसको N1 को भाई N बराबर अभी क्या लिखा था आपने, W अपॉन M, यही तो लिखा था, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, W1 अपॉन M1 इंटू V1। इसको क्या लिख सकते हैं, W2 M2 अपॉन V2, ये भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो एक हमारा यहाँ से ये भी बन गया फार्मूला, इसके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दिमाग में आपको रखना, समपरासरी विलयन है ये। समपरासरी विलयन, जब दोनों विलयनों के क्या होते हैं, परासरण दाब हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक होता है भाई समपरासरी विलयन जैसे है, एक होता है हमारा अल्प परासरी और एक होता है हमारा अति परासरी। एक होता है अल्प परासरी और एक होता है अति परासरी। ये क्या होते हैं, अल्प परासरी और अति परासरी। ये भी हैं, इससे बस कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता, लेकिन समझ लीजिए यहाँ पर ये भी अल्प परासरी। जैसे जब दोनों विलयनों के जो परासरण दाब में क्या हो, एक विलयन में परासरण दाब कम हो, एक में ज़्यादा हो, तो जब कम वाला होगा तो अल्प परासरी होगा, और जब ज़्यादा सापेक्ष में देखें तो अति परासरी होगा। ओके, एकदम छोटा सा पॉइंट है। जब कम वाला हो परासरण तो अल्प परासरी, जब अधिक हो तो अति परासरी, जब बराबर हो दोनों का तो समपरासरी, है ना। तीनों पॉइंट क्लियर हुए ना। अरे बताओ भाई, मक्खन हुए कि नहीं हुए। आई होप कि मक्खन हो ही जाएंगे धीरे धीरे करके, है ना। धीरे 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 जब पढ़ेंगे तो हमको आएगा, ठीक है। इकट्ठे कोई चीज़ हम लोग नहीं खा सकते। खाना भाई घर में 3 टाइम 2 टाइम खाते हैं, क्यों, क्योंकि इकट्ठे हम लोग नहीं खा सकते। वैसे हम पढ़ाई है, थोड़ा थोड़ा करके भाई पढ़ेंगे, इकट्ठे थोड़ा, इकट्ठे पढ़ ही नहीं पाएंगे, है ना। वैसे ये थोड़ा थोड़ा करके मक्खन होगा हमारा, ठीक है। तो ये थे हमारे परासरण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और परासरण दाब के नियम, ठीक है। अब बचे हैं हमारे परासरण दाब से रिलेटेड न्यूमेरिकल। परासरण दाब से कुछ हमारे रिलेटेड हैं न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे, है ना। आज मैंने केवल आप लोगों को क्या बताया है, जो हमारे परासरण के नियम हैं, 3 नियम मैंने बताया आपको। एक है हमारा बॉयल-वान-टॉप नियम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या, TPC। स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांता के समानुपाती होता है। फिर मैंने आपको क्या बताया, चार्ल्स-वान-टॉप नियम, ये क्या है। अब उल्टा CPT, पहले TPC, दूसरा CPT। अब स्थिर क्या होगा, सांता। जब स्थिर सांता पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके पराताप के समानुपाती होता है तो चार्ल्स-वान-टॉप नियम कहलाता है।
यानी P प्रोपोर्शनल T, और T हमेशा परमताप होना चाहिए। ओके, तो ये समझिए गए समपराशरी विलयन। जब दो विलयनों के परासरण दाब क्या हो, समान हो, समपराशरी विलयन। जब एक का अधिक हो तो अतिपराशरी, जब कम हो तो अल्पपराशरी। ठीक है, तो ये हमारे क्या हैं, इसके न्यूमेरिकल लगाने के लिए फार्मूले हैं। तो ये दिमाग में रखना, ये वाला भी फार्मूला कभी कभी पूछ लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। भाई गर्मी बहुत है फतेहपुर में, है ना। गर्मी के शांत करने के लिए क्या चाहिए भाई, बारिश। बारिश हो जाए तो मज़ा आ जाए, और अपना लेक्चर मक्खन करने में मज़ा आए, है ना। अभी तो मक्खन कम हो पा रहा है। तो चलते हैं फिर, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, आप लोग अच्छे से वीडियो देखिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, शुभ रात्रि।